ग्लियोमा एक प्रकार का ट्यूमर है जो मस्तिष्क में ही पनपता है। इसके कई प्रकार होते हैं। कुछ ग्लियोमा बच्चों में पाया जाता है, कुछ बड़ों में पाया जाता है। इस बीमारी से अगर सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो जान भी जा सकती है। ग्लियोमा होने के कारण स्पष्ट रूप से तो कहना मुश्किल है कि कोई पर्टिकुलर वजह से ही ग्लियोमा किसी को हो जाए। अगर आप जीन लेवल पे बात करते हैं तो हाँ, जिनमें ग्लियोमा हुआ था तो उनका अगर जीन पे रिसर्च करी गई तो कुछ जीन्स में म्यूटेशन पाए गए। कुछ कारण उनसे रिलेट किए जा सकते हैं, जैसे वो व्यक्ति जो ऐसी जगह काम करता है जहाँ रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन की वजह से सिर्फ ब्रेन ट्यूमर नहीं, कई प्रकार के ट्यूमर हो सकते हैं। जैसे जहाँ पे रेडिएशन लीक हुआ हो या कोई ऐसे केमिकल्स जिसके एक्सपोजर से, जिसमें बहुत कॉमन है, जिसमें लोग इंटर रिलेशन बनाते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स, या ऐसा प्रकार का कोई या व्यक्ति ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पे रेडिएशन है तो उसको हो सकता है। बाकी आजकल लोग इसको रिलेट करने लगे हैं टोबैको से भी, कि अगर कोई स्मोकिंग करता है या च्युइंग करता है तो वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से अभी तक कोई आधिकारिक संबंध नहीं पाया गया है। जो भी मरीज ग्लियोमा के साथ या ब्रेन ट्यूमर के साथ आता है डॉक्टर के पास, तो उसका जो पहला सिम्टम होता है वो यही होता है कि उसके सर में दर्द होना, दर्द के साथ साथ कुछ मरीजों को उल्टी का आभास होना। उल्टी का आभास ज़्यादातर मरीज को सुबह होना, जब उल्टी हो जाना तो मरीज के सर का दर्द कम होना। ये एक कॉमन सा और बहुत ही शुरुआती लक्षण हो सकता है। बाकी जब बड़ा हो जाता है ट्यूमर तो उसके लक्षण भी बदल सकते हैं। जैसे मरीज को जिस भाग्य में ट्यूमर है उस हिसाब से उसको कमजोरी होना या आँख की रोशनी कम होना, सुनाई कम देना, हाथ पैर में लकवा मार जाना, तो विभिन्न प्रकार के लक्षण के साथ मरीज डॉक्टर के पास आ सकता है। तो यूजुअली हम लोग इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन से चालू करते हैं। सीटी स्कैन में अगर हमें कुछ आभास होता है कि मरीज को किसी प्रकार का ट्यूमर पनप रहा है या कोई ऐसा मास ऑक्यूपाइंग लीजन है ब्रेन के अंदर, तो फिर हम लोग एमआरआई कराते हैं। फिर एमआरआई करके हम लोग इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ, कुछ है उसके मस्तिष्क में। लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस या एग्जैक्ट कि वो ट्यूमर था, कौन सा था, वो ऑपरेशन करने के बाद जब हम उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है तो हम उसको बताते हैं कि ये किस प्रकार का ट्यूमर था। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम लोग अगर ग्लियोमा की कैटेगरी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो हम उसको पूरा निकालने में सक्षम हो जाते हैं। पहला इलाज ग्लियोमा का है सर्जरी। सर्जरी करके हमें वो निकालना होता है। फिर हम उसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। उस डायग्नोसिस के हिसाब से आगे की हम लोग इलाज चालू करते हैं। अगर मरीज को लो ग्रेड ग्लियोमा था, जो मोस्ट कॉमन है पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, अगर हम उसको निकालने में कामयाब हो गए, पूरी तरीके से हमने निकाल दिया, तो मरीज़ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है या उसको क्योर हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये ट्यूमर ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, अडल्ट्स में या ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में ये नहीं पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो मोस्ट कॉमनली हम लोग को ट्यूमर देखने को मिलता है वो है एस्ट्रोसाइटोमा, उसके बाद ओलिगोडेंड्रोग्लियोमा, फिर मेनिंजियोमा। तो ये विभिन्न प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं। हर प्रकार का इलाज अलग अलग होता है। अगर वो मेनिंजियोमा है तो मेनिंजियोमा ज़्यादातर एक अधेड़ उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है, जो उम्र है करीब करीब 40 से 60 साल के बीच में। महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है मेनिंजियोमा। बाकी विभिन्न प्रकार के ट्यूमर पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं। मेनिंजियोमा का भी इलाज हम लोग सर्जरी से ही करते हैं। सर्जरी करके उसको पूरा निकाला जाता है। निकालने के बाद हम लोग उसकी बायोप्सी कराते हैं, फिर पुष्टि करते हैं कि वो मेनिंजियोमा है कि नहीं। फिर मेनिंजियोमा की भी ग्रेड्स होती हैं। अगर वो ग्रेड 1 या 2 तक है तो हम लोग एक बार ही निकाल के उसका पूरा इलाज मान लेते हैं, सर्जरी से हो गया। लेकिन अगर वो हाई ग्रेड है या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है तो हम लोग ऑपरेशन करने के बाद उसको रेडिएशन भी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं।
इसी प्रकार से जो दूसरे ट्यूमर्स हैं जैसे एस्ट्रोसाइटोमा, उसका भी इसी प्रकार से इलाज होता है। अगर वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ सर्जरी ही सफिशिएंट मानते हैं। लेकिन अगर वो ग्रेड 2 से ऊपर है, जैसे ग्रेड 3 हो गया, तो हम उसमें रेडिएशन देते हैं। ग्रेड 4 हो गया तो उसमें तो रेडिएशन देना कंपलसरी होता है और कीमोथेरेपी भी देना कंपलसरी होता है। उसी प्रकार से ओलिगोडेंड्रोग्लोमा, ये भी एक प्रकार का ट्यूमर है जो ज़्यादातर अधेड़ उम्र के व्यक्तियों में पाया जाता है, पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो इसमें भी अगर ग्रेड 2 है, अगर हमने पूरा निकाल दिया सर्जरी करके, तो हम मान लेते हैं कि मरीज़ क्योर हो गया है। ये है स्कल का मॉडल, ये हमारा कपाल है। अगर हम इसको हटा दें तो ये ऐसे रहता है, ये पूरा रहता है। हम लोग ये आगे को हम लोग फ्रंटल रीजन बोलते हैं, ऊपर वाला पैराइटल है, इस वाले को टेम्पोरल बोलते हैं, ये पीछे के एरिया को हम लोग ऑसिपिटल बोलते हैं। अगर हम लोग ऑपरेशन, मान लिया अगर कोई मरीज आता है मेरे पास, उसको फ्रंटल एरिया में ग्लियोमा है, तो फ्रंटल एरिया का मतलब हो गया, अगर हम उसको हटा दें तो हमने सिर्फ यहाँ की हड्डी हटाई और ये मस्तिष्क के अंदर ऐसा रहता है। तो ये मस्तिष्क को भी उसी प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे ये फ्रंटल एरिया हो गया, ये पैराइटल हो गया, ये टेम्पोरल हो गया, ये ऑसिपिटल हो गया, पीछे का एरिया। तो ये हर जो भाग है मस्तिष्क का, इसका अपना कार्य है हमारे शरीर को कंट्रोल करने में। तो मान के चलिए अगर मरीज को फ्रंटल एरिया में ट्यूमर था, तो अब हमको क्या करना है? तो ये मस्तिष्क की खून की नसें जा रही हैं, ये मस्तिष्क है जो न्यूरॉन्स और एक्सॉन से बना हुआ है। इसके अंदर जो ट्यूमर है, जो अराइज हो रहा है, वो यहाँ कहीं मान ली है। तो हमको बहुत बारीकी से उस ट्यूमर को अलग करना है नॉर्मल ब्रेन से। ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, बहुत समय लगता है ये सीखने में। क्यों? हमें जब हम ट्यूमर निकाल रहे हैं तो मरीज को बचाना भी है और ट्यूमर भी निकालना है। और हमारा मस्तिष्क एकदम ही एक ऐसा अंग है शरीर का जिसे बोल सकते हैं मक्खन की तरह नाजुक है, कि अगर आप उस पर उंगली भी यूं करके हल्का सा प्रेशर लगा देंगे तो अंदर घुस जाएगी। अंदर घुसेगी तो क्या करेगी? वो हमारे न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय कर देगी और किसी न किसी अंग में दिक्कत आ जाएगी। तो हम लोग ज़्यादातर ओटी में जब मरीज़ को ले जाते हैं तो मशीन का उपयोग लेते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप हो गया। हमारा स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है जिसके जरिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं। उसमें देख में हमें बहुत बड़ा रूप दिखने लगता है मस्तिष्क का, जिसमें हम ज़्यादा अच्छा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ ट्यूमर है और कहाँ नॉर्मल है। तो धीरे धीरे हम उसका डिसेक्शन करते हैं, अंदर घुसते हैं, ट्यूमर को धीरे धीरे निकालते हैं और कोशिश करते हैं ना के बराबर या मिनिमल नॉर्मल टिश्यू को इंजरी हो। ये जब हम लोग करने में कामयाब हो जाते हैं, हम उसकी ब्लीडिंग कम करते हैं। ब्लीडिंग बंद करने के बाद वापस जैसे जिस तरीके से हम लोग खोलते हैं, इसको वापस वैसे ही कर दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ी धारणा रहती है आम लोगों में, अरे डॉक्टर साहब जब हम ऑपरेशन करा लेंगे तो क्या होगा, मेरी हड्डी चली जाएगी, हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ये सब गलत है, ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मरीज़ अगर एक अच्छा ऑपरेशन करा लेता है तो वो नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि उसकी सर्जरी भी है। ग्लियोमा से बचने का तरीका एज सच बताना तो मुश्किल होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता है कि उसके मस्तिष्क में ट्यूमर है या ट्यूमर पनप रहा है तो 100% वो इलाज की कोशिश करता है। लेकिन ये पहचानने में काफ़ी देर हो जाती है। मरीज तभी डॉक्टर के पास आता है जब उसको सिर में दर्द या कोई ऐसे लक्षण आने लगते हैं जिससे कोई रिलेशन बनाया जाता है कि मस्तिष्क में कोई ट्यूमर है। तो जिसकी वजह से ये कह देना कि हम उसको पहले से ही रोक लें, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति में आ सकता है। हाँ, जो रिस्क फैक्टर्स मैंने पहले बताए थे कि किन व्यक्तियों में चांसेस बढ़ जाती है, वो जैसे मैंने रेडिएशन का एक्सपोजर, ऐसे रसायन जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो या कोई भी प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल, केमिकल्स हैं इस्तेमाल होते हैं आजकल इंडस्ट्रीज़ में, वो नुकसान करते हैं। तो अगर हम इनसे बचें, या जो इसके उपयोग में आ रहा है व्यक्ति वो अपना सालाना जांच कराता रहे, तो हम इससे बच सकते हैं। अगर समस्या मरीज को ब्रेन के ट्यूमर से है तो मरीज को अगर सर में दर्द है तो तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि वो सर का दर्द सिर्फ सर का दर्द नहीं हो सकता है कि वो किसी कारणवश हो रहा हो
उसका कारण ढूंढने में अगर डॉक्टर कामयाब हो जाता है, तो अगर हम किसी भी बीमारी को सही समय पे जल्दी पकड़ लेते हैं तो इलाज भी उसका संभव होता है और पूरी तरीके से हो जाता है।